जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं एई का नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम हो गया, बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला है और गोयला क्लासेस ने जो वाटर एक्ट है 1974 उसको ऑलरेडी फिनिश कर दिया है और हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं एयर एक्ट 1981 की। और इसमें जैसे मोस्टली ये एक टेक्निकल पद है EEE का, तो यहाँ पर ज़्यादातर लीगल बैकग्राउंड वाले बहुत कम हैं। तो जो ये एक्ट होता है ये थोड़ा जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी लाता है, तो उसको आसान किया जाएगा। राइट, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको पूरा आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। आज शुरुआत करते हैं इसकी, जो कि है आपका एयर एक्ट 1981। तो यहीं पर याद रखेंगे कि जो वाटर एक्ट है, आपके सिलेबस में वाटर एक्ट दे रखा है आपको और एयर एक्ट दे रखा है। राइट, तो वाटर एक्ट है 1974 का, सबसे पहले आपने ये याद रखना है, और एयर एक्ट है 1981 का। राइट, यानी कि 7 वर्षों के बाद हमें एयर एक्ट भी दिखता है। राइट, यानी कि वाटर एक्ट अकेले नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि प्रदूषण केवल पानी का थोड़ा ना हुआ, हवा का भी तो हुआ। राइट, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस तरह से इसमें चैप्टर दिए गए हैं, अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। तो हम देखते हैं इसमें टोटल आपके जो एयर एक्ट है उसमें कितने अध्याय हैं। इसमें है आपके टोटल 6 अध्याय हैं। ठीक है, जो आर्टिकल माफ कीजिएगा सेक्शन 46 तक खत्म हो जाएंगे, और जो अध्याय 7 है वो एक मिसलेनियस है, मतलब जो मिक्स वाली बातें होती हैं जो इतना महत्वपूर्ण नहीं होती है, फिर भी दिया जाता है उनको, वो आपका अध्याय 7। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर हैं 7 चैप्टर्स और सेक्शंस कितने हैं 54। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि सर सेक्शन भी है और आर्टिकल्स क्या फ़र्क होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एक्ट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और हर सेक्शन में आपको क्लॉज मिलते हैं, जैसे क्लॉज 1, क्लॉज 2। वैसे ही अगर मैं भारत के संविधान की बात करूँ तो वहाँ पर हम आर्टिकल्स कहते हैं, और आर्टिकल्स में भी अपने क्लॉज होते हैं। आर्टिकल 1 का ये क्लॉज, तो इसका मतलब है मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। मैं कहूँगा सेक्शन 1 का ये क्लॉज, तो आप समझ जाएंगे मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 बात करता है, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। यानी कि यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर आप देखेंगे इस एक्ट के बारे में बताएगा कि इस एक्ट को हम बोलेंगे क्या, इस एक्ट का जो दायरा है, जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है। राइट, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सेक्शन 1 का क्लॉज 1 है वो कहता है कि एक्ट को हम क्या कहेंगे, किस नाम से बोलेंगे। ये होगा एक्ट प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये इस एक्ट को परिभाषित करता है, इसका नाम ये है। अब देखिए नाम क्यों बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है क्योंकि हो सकता है भविष्य में एक और एक्ट लाया जाए, चाहे वो, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार लाया है, राज्य सरकार भी तो लाते हैं एक्ट। तो क्या है ना, एक्ट क्या आते हैं, अलग अलग नाम होने चाहिए। एक्ट कभी भी एक नाम के नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक्ट एक नाम के हो गए तो उसमें कंफ्यूजन आ सकता है। क्योंकि याद रखिएगा हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वहां पर फेडरेशन नहीं है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। यानी कि कोई हमारा कोर्ट होता है, जैसे मान लेते हैं हरियाणा हाई कोर्ट है, हरियाणा हाई कोर्ट में बस कानून होने चाहिए। अब वो कानून चाहे केंद्र ने बनाया है चाहे राज्य ने बनाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उसका एक ही काम है कोर्ट का कि वो ये देखेगा कि कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए कानून के नाम एक नहीं होने चाहिए। इसीलिए इसमें पहले बता दिया जाता है कि इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत भी वो चेंज कर सकते हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। दूसरा है क्लॉज 2, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया, देखिए जब ये बना था 1981 में बना था। राइट, तो 1981 में बना था, तो याद रखिएगा आर्टिकल 370 जो था वो अस्तित्व में था। आर्टिकल 370 क्या करता है, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता है। तो उस समय क्या होता था कि हमें लिखना पड़ता था कि ये होल इंडिया में लागू होगा, क्योंकि उस समय क्या होता था, अगर हम ये नहीं लिखते थे तो जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं होता था। तो ये वर्ड हमें लिखना पड़ता था कि ये लागू होगा होल इंडिया में। राइट, परंतु अब आप जानते ही हैं 5 अगस्त 2019 से हमारा जो आर्टिकल 370 है अब ये सो रहा है। सो रहा है क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि ये हट चुका है, हटा नहीं है, क्योंकि अगर इसे हटाना पड़ेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। इसको एक इनएक्टिव फॉर्म में डाल दिया है, यानी कि अभी ये अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं है। इसलिए मैं कहा कि अनुच्छेद 370 सो रहा है। तो इसीलिए अब कोई भी कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट द्वारा, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष दर्जा है वो अब खत्म हो गया है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू होगा। ठीक है, आइए देखते हैं सेक्शन 1 का क्लॉज 3 क्या कहता है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट
एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि ये जो हमने एक्ट बना दिया है ये कब से लागू होगा, ये हमारी केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार नहीं बताएगी, केंद्र सरकार बताएगी कि किस तारीख से लागू होगा। और कैसे बताएगी? रिटन फॉर्मेट में बताएगी, ऑफिशियल गैजेट में, जो गवर्नमेंट का गैजेट होगा उसमें ऑफिशियली लिख के बताएगी कि इस तारीख से लागू होगा। और यहां पर देखिए ये लागू हो चुका है, ये 16 मई 1981 से लागू भी हो चुका है, यानी कि जिस वर्ष ये अधिनियम आया उसी वर्ष ये लागू हो गया। और इसको एक तुलना से समझते हैं, क्योंकि तुलना करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं जीएसटी की बात करूं, जीएसटी देखें 2016 में वो कानून बन चुका था जीएसटी, परंतु वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017, यानी कि 1 साल बाद। इसीलिए इस तरह का प्रावधान दिया जाता है। इसकी किस्मत अच्छी है, इसकी मतलब ईयर एक्ट 1981 की किस्मत अच्छी है कि जिस वर्ष आया उसी वर्ष लागू हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 वाला, इसका सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आप देखेंगे परिभाषा दे रखी है, सब परिभाषा दे रखी है कि क्या होगा, हम किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे हम एयर पॉल्यूटेंट क्या होंगे, एयर पॉल्यूटेंट मतलब क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, एक तरह से हम कह सकते हैं, जो वातावरण में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ, जैसे वॉइस होती है ना, साउंड, अगर वो 70 डेसिबल से ऊपर हो जाए तो वो कानों में चुभती है, तो वो तब साउंड पॉल्यूशन बनाती है। ठीक है, तो इसीलिए एक लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज होती है वो पॉल्यूशन होती है, यानी कि पॉल्यूटेंट एक लिमिट से ज्यादा क्या बनता है? पॉल्यूशन। तो यहाँ पर पॉल्यूटेंट को बता रखा है कि एयर पॉल्यूटेंट का रूप क्या होगा, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर में जो एयर को पॉल्यूटेंट करेगा, इस तरह की बात की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपसे एग्जाम वाइज तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जैसे यहाँ पर बोर्ड है, अब बोर्ड पूछेंगे, बोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेंट्रल बोर्ड भी देखेंगे, हम देखने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड क्या होता है, कौन बनाएगा उसे। स्टेट बोर्ड क्या होता है, उसे कौन बनाएगा, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। सेंट्रल बोर्ड, असल में सेंट्रल बोर्ड इसमें लिखा होगा, पर सेंट्रल बोर्ड का असल नाम क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और वाटर क्या होगा? जैसे वाटर के लिए भी बताया होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर अच्छा बताया नहीं अभी, परंतु वो स्टेट बोर्ड के लिए भी ये होता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बता रखा है कि सेंट्रल बोर्ड का क्या मतलब होगा। सेंट्रल बोर्ड का सबसे पहले तो मतलब होगा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो सेक्शन 3 जो हमारा वाटर एक्ट 1974 का है, उसमें उसके द्वारा जो बनाया गया है उसे हम कहेंगे सेंट्रल बोर्ड। देखिए कंफ्यूज नहीं है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। सेंट्रल बोर्ड क्या होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट बोर्ड क्या होगा? जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और आगे हम देखेंगे कि सेंट्रल बोर्ड का संबंध ये 1974 यानी कि वाटर एक्ट 1974 से कैसे जोड़ रहा है, क्योंकि हम तो एयर एक्ट 1981 पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि मैं बता देता हूँ यहाँ पर आसान तरीके से। यहाँ पर क्या होता है कि जो बोर्ड वाटर एक्ट 1974 से बना दिया गया है, वही बोर्ड वो एयर एक्ट 1981 का भी काम करेगा, यानी कि एयर एक्ट 1981 के लिए अलग से कोई बोर्ड नहीं बनाना पड़ेगा। राइट, एक उदाहरण से इसको बताता हूं, एक और तुलना कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है वो एक संवैधानिक संस्थान बन चुके हैं। आप जानते ही हैं, आप जिस राज्य के हैं वहां पर पंचायत पक्का होगी, म्युनिसिपैलिटी पक्का होगी। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और शहरी क्षेत्र में म्युनिसिपैलिटी, जिसे हम टियर 3 गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि जो राज्य चुनाव आयोग होता है, ठीक है, एक तो चुनाव आयोग होता है जो संविधान का होता है, जो अनुच्छेद 324 में है। उसका काम है चुनाव किसका कराना? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का और राज्यों की विधानसभाओं का। परंतु मैंने कहीं पर भी नाम नहीं लिया पंचायती चुनाव और म्युनिसिपैलिटी वाले चुनाव। पंचायती चुनाव और म्युनिसिपैलिटी चुनाव का जो चुनाव है वो एक ही संस्थान कराता है, वो है राज्य चुनाव आयोग। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, उसको एक ही संस्थान चुनाव कराएगा, वो है आपका राज्य चुनाव आयोग। तो वही सिद्धांत यहां भी लागू है कि वाटर एक्ट 1974 से अगर आपने बोर्ड बना दिए हैं, चाहे स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के, तो वही बोर्ड अब एयर एक्ट के लिए भी काम करेंगे। अब मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर है, तो ये है आपका सेक्शन 2। आगे वही सब बता रखा है यहाँ पर, ऑक्यूपायर कौन होगा इस तरह से। ठीक है, एमिशन मतलब जो धुआं एमिट किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल प्लांट। मेंबर्स कौन होंगे? जो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे। ऑक्यूपायर कौन होगा? ऑक्यूपायर मतलब होता है
ऐसा व्यक्ति जिसकी इंडस्ट्री है या जिसका प्लांट है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, यानी कि मालिक एक तरह का, ठीक है, या जिसके पास वो प्रॉपर्टी पोजीशन में, यानी कि मालिक मान लो विदेश में रहता है परंतु एक कोई व्यक्ति है उसकी केयर टेकर कर रहा है, तो वो भी ऑक्यूपायर में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है तो ऑक्यूपायर के विरुद्ध हम कंप्लेंट करा सकते हैं, राइट। तो ये बात है ऑक्यूपायर, ठीक है। तो स्टेट बोर्ड, ठीक है, इस तरह से। तो यहां से जो चैप्टर 2 है अब हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर 2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, आपने देखा होगा मैं तुलना कर करके इसको पढ़ा रहा हूँ जिससे कि बहुत आसान रहे, ठीक है। तो आइए एक अहम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कोर्स है आपको कितने का ऑफर किया जा रहा है, राइट, जिसमें आपको सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो ये जो कोर्स आपको पड़ेगा जिसमें आपको देखिए आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, प्रीमियम लेक्चर्स दिए जाएंगे, राइट। तो ये मात्र आपको पढ़ेंगे 9,999, इसको हम कहते हैं प्रीमियम लेक्चर्स, ठीक है, एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि इस तरह से आपकी ये टेस्ट सीरीज होंगी, सेक्शनल टेस्ट होंगे इसमें अलग अलग, ठीक है, और एक कंबाइंड टेस्ट भी आपको मिलेंगे जो मात्र आपको 999 का मिलेगा। यानी कि आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी विकल्प है हमारे पास 999 का, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है जो एक्सपेक्टेड, जैसे एकदम क्लियरिटी से सिलेबस तो नहीं दे रखा, पर एक प्रीवियस जो पेपर हुआ था इसका उसी पैटर्न में हमने सिलेबस को ऑप्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा आपको कवर किया जाएगा बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी। तो निश्चिंत रहिए, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। यहाँ पर आप देखिए, और खास कर ये देखिए, वाटर एक्ट 1974, जल अधिनियम 1974, एयर एक्ट 1981, वायु अधिनियम 1981। तो ये भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ज्यादातर हमारे एक्ट इंग्लिश में ही लिखे होते हैं क्योंकि लीगल लैंग्वेज को ज्यादा इंग्लिश में ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये लैटिन पे काफी डिपेंडेंट होती है, ठीक है, जैसे सू मोटो इस तरह के, ठीक है। तो उसको हिंदी में जब हम परिवर्तित करते हैं तो उसमें जरा समस्या आती है इसीलिए। परंतु मेरा जो एक तजुर्बा है एज एन लॉ बैकग्राउंड, तो उस हिसाब से मैं आपको इसको एक आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये पसंद आ रहा होगा आपको। और यहाँ पर आप देखिए जो आपका 9,999 का कोर्स है उसमें अभी फिलहाल आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, जो मात्र आपको 4,999 का पड़ रहा है, जो 5,000 से भी कम का पड़ रहा है। तो जल्दी करिए, ज़्यादा सोचिए मत, पता रहा सोचते सोचते इसका प्राइस जो है वो 9,999 पहुंच गया, राइट। तो फटाफट आपने लॉग इन कर लेना है मात्र 4,999 में। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारी जो प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन है वो भी अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, राइट। ये देखिए ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, एसडीएम, राइट। तो ऐसे ही आपका भी एक दिन नाम चाहिए यहाँ पर, राइट। जब तक आप सोचेंगे नहीं नाम मिलेगा। और इस तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं हमारे प्रयासों का, ठीक है। ये महक स्वामी मैम है जो एसडीएम बनी थी यहाँ से पढ़कर, फिर उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और आज आईपीएस बन चुकी हैं, राइट। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है और आपके द्वारा भी हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, राइट। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राइट। ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, राइट। ये है इसका लिंक। तो आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाएंगी, राइट। यहाँ पर ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये नंबर है, आप इसमें 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व की जाएगी, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आए होंगे, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करिए। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।